ये होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट बच्चों। तो अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस, है ना। जो ये जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में टाइटल के साइड में एरो को क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ और अपने आप को डेवलप कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus 6.5 into 10 to the power 15 times per second in an orbit of radius 0.53 angstrom. What is its equivalent magnetic moment? हमको बच्चों फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.5 into 10 to the power 15। फ्रीक्वेंसी को f से भी करते हैं n से भी करते हैं, दोनों नोटेशन यूज करते हैं। टाइम्स पर सेकेंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू बच्चों 10 to the power -10 मीटर। व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट? कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था कि जो सर्कुलर कॉइल होती है, जब उसमें से करंट पास होता है तो उस कंडीशन में M इज इक्वल टू होता है N इंटू I इंटू A। व्हाट इज N? नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल। I करंट थ्रू कॉइल और A क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पर एटम है, आप केवल 1 रिवॉल्यूशन की बात करो तो ये लूप बन जाएगा, इसको लूप बोलते हैं। जब n टर्न्स रहेंगे तो कॉइल, और जब सिंगल टर्न रहता है तो उसको बोलते हैं लूप, LOOP, लूप। तो फॉर 1 टर्न, फॉर 1 रिवॉल्यूशन, यदि 1 रिवॉल्यूशन करोगे तो n की वैल्यू 1 हो गई। पर अब 1 रिवॉल्यूशन करोगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो चार्ज तो फ्लो कर रहा है ना। तो I इज इक्वल टू बच्चों Q बाय T होता है। Q कितना? E 1 रिवॉल्यूशन में कितना है? चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड। भाई टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। and 1 upon T is equal to what? N, frequency। तो इस तरीके से, इसलिए मैं एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसी को F ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर N जो है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है। तो 1 by T को मैं F बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी E into F। 1 by T is equal to क्या होता है? F। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो m इज इक्वल टू n हो गया बच्चों 1, I हो गया E इंटू F और A हो गया पाई R स्क्वायर। भाई जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर। तो अब बचे ही क्या? वैल्यू रखो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर। भाई n इज इक्वल टू T बोलो 1.6 10 to the power -19, फ्रीक्वेंसी 6.5 into 10 to the power 15, pi 3.14, R square 0.53 into 10 to the power -10 स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व करोगे डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम
the electron in hydrogen atom moves with a speed 2 into 10 to the power 6 meter per second in an orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter. Find the magnetic moment of the orbiting electron. अरे बच्चों सेम है ये तो, बस फर्क हो गया कि इस क्वेश्चन में हमको स्पीड गिवन है इलेक्ट्रॉन की 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड और ऑर्बिट का रेडियस गिवन है 5 into 10 to the power minus 11 मीटर। तो हमको फिर से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। हाँ, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम क्वेश्चन मार्क। हम भी सेम करेंगे फिर से। हमको मालूम है m is equal to n into I into a for one revolution। n की वैल्यू 1 हो जाएगी। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। यहाँ पर क्या अपन 1 रिवॉल्यूशन बोलेंगे तो लूप बन जाएगा, लूप में एक ही टर्न होगा। फिर I Q by T चार्ज अपॉन टाइम होता है। हम 1 रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना करेगा? इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्मॉल ई और स्मॉल टी का जाएगा कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और ए तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर। फिर से वैल्यू रखोगे तो m इज इक्वल टू n हो गया 1, ये हो गया e अपॉन कैपिटल टी और a हो गया पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों स्पीड इज इक्वल टू, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन? इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना आएगा? 2 पाई आर और टाइम कितना लगेगा? इक्वल टू टाइम पीरियड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय v। इस t की वैल्यू को यहां रख दो तो आपको कैपिटल M का फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? E अपॉन कैपिटल T की जगह बोलो 2 पाई R बाय V इंटू पाई R स्क्वायर। देखो E की जगह E हो गया, कैपिटल T की जगह ये वैल्यू रख दी पाई R स्क्वायर। बच्चों पाई पाई कैंसिल, एक R कैंसिल, कैपिटल M इज इक्वल टू E इंटू V इंटू R अपॉन 2। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो, यदि आप फॉर्मूला रट सकते हो, क्योंकि मैं तो क्या करूंगा कि हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला बना के दे दूंगा। भाई मास दिया है, मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, चार्ज की वैल्यू नहीं रखूंगा, ई ले लूंगा। वेलोसिटी की वैल्यू दी है, उसको वैल्यू को ना रख के वी ले लूंगा। रेडियस की वैल्यू दी है, वो ना रखकर मैं आर ले लूंगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन में यदि एंगल दिया है, एंगल ना देकर यदि थीटा ले लूं तो थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो डायरेक्ट हर न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टीचर्स बोलते भी हैं उसको ट्रिक बोलते हैं उसको। तो पता नहीं कि लाखों क्वेश्चन है, लाखों फॉर्मूले बन जाएंगे, कैसे याद रखो। इसलिए कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं बदलेगा। देखो ना, सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला था NIA। हमने 1 रिवॉल्यूशन की बात की, नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो गया, करंट I इज इक्वल टू Q बाय T। 1 रिवॉल्यूशन में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करेगा? इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना टाइम है? इक्वल टू टाइम पीरियड। बस सिंपल हमने वो रख दिया और फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस 2 पाई आर टाइम, आपको फॉर्मूला बन गया। इसमें वैल्यू रखो तो बच्चों आंसर आ जाएगा। कैपिटल M E 1.6 into 10 to the power minus 19। स्पीड हमको गिवन है 2 into 10 to the power 6
और r जो है वो 5 × 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 2। यदि आंसर मैच कर जाए तो ठीक है सॉल्व करने पर, और यदि मैच ना करे आंसर बदल लीजिएगा। वो टाइपिस्ट जो है उसने गलती की होगी, हमारी मेथड सही है, गारंटी के साथ आंसर इसको सॉल्व करने से जो आएगा वही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, in Bohr's model of hydrogen atom, the electron moves around the nucleus in a circular path of radius at a frequency 6.8 × 10⁻15 revolution per second. Calculate the magnetic induction at the center of orbit. What is the equivalent? दोनों चीज बतानी। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना, दोनों चीज। मैंने बच्चों आपको इसमें फॉर्मूला बताया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, उसका रेडियस है 5.1 × 10⁻⁻11 मीटर, और फ्रीक्वेंसी में एफसी ले रहा हूँ 6.8 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में बी भी बताना है और कैपिटल एम भी बताना है, दोनों चीज बताना है। सर्कुलर कॉइल वाले कुछ केस में मैंने थ्योरी में आपको फॉर्मूला बताया है टेंजेंट गैल्वानोमीटर से जस्ट पहले, और वो आपका फॉर्मूला था B = μ0/4π × 2π Ni/r। क्योंकि आप पन्ने पलटा रहे हो, मुझे मालूम है, उससे कुछ नहीं होने वाला। रटो रटो क्वेश्चंस करो, रट जाएंगे। मतलब बी फाइंड करने के लिए आई चाहिए, जो नहीं है आर है, और फिर एम। चलो ठीक है, पहले अपन इसी को कर लेते बच्चों। आई बोलो q/t, 1 रिवॉल्यूशन की बात करो, कितना चार्ज फ्लो करेगा, इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन t, है ना, ये टाइम था भी। पर अब 1 रिवॉल्यूशन की बात करोगे तो स्मॉल ई, और 1 रिवॉल्यूशन के लिए बात करोगे तो ये जाएगा कैपिटल टी, और हमको मालूम है 1/t f होता है, तो ये जाएगा e × f। बस तो फिर क्या करंट इससे निकल आएगा, तो ये बी का फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही तो आपसे नहीं बन रहा था, μ0/4π 2π n नंबर ऑफ टर्न्स, तो अपन तो 1 रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए n कितना हो जाएगा 1 × I मतलब e × f अपॉन r। समझे? अब μ0/4π आप लोगों को पता है 10⁻⁻7 होता है, इसलिए अपन वो नहीं कर रहे। 2π 3.14 EF/r। बच्चों कैलकुलेशन में आप पर छोड़ रहा हूँ, कर लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। E 1.6 × 10⁻⁻19 और F क्वेश्चन में गिवन है 6.8 × 10⁻15 और रेडियस भी गिवन। अब यदि ये हो गया है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट m = n × I × a, m = 1 रिवॉल्यूशन के लिए n कितना हो गया 1 हो गया, I कितना हो गया E × f हो गया, a कितना हो गया πr² हो गया। सारी वैल्यूज आपको पता है, केवल सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करना है, जो आप लोग बिना कैलकुलेटर के करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। यही कैलकुलेशन करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप लोग तैयार होंगे तो वो वहां पर आपको हेल्प करेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a closely wound solenoid of 2000 tons and 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square cross section area carries a current of 4 ampere. It is suspended through its center such that it is free to turn in a horizontal plane. First, find the magnetic moment associated with the solenoid. Second, what are the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. बच्चों ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, नॉन कंडक्टर, और यदि हम उस पर इस तरीके से वायर बाउंड कर देते हैं तो ये कॉइल कहलाती है। और फिर इसमें से यदि हम करंट फ्लो करवाएं तो ये जो सिस्टम बन गया उसको बोलते हैं सोलेनाइड। आप लोगों ने देखा होगा जो रूम हीटर होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब लगी रहती है, उसके ऊपर कॉइल बाउंडेड रहती है, बिल्कुल वही पोर्सिलिन कहलाता है वो, उसके ऊपर कॉइल बाउंडेड रहती है। यदि उस कॉइल में से हम बैटरी करंट, ये वाला करंट नहीं, अपने घर में जो करंट आ रहा है वो बच्चों बहुत डिफरेंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें और बैटरी करंट में बहुत ज्यादा फर्क है। वो आपका लास्ट चैप्टर है जिसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें डायरेक्शन नहीं बदलता, उसमें डायरेक्शन बदलता है, बहुत डिफरेंट बात होती है। तो यदि इस तरीके का सिस्टम और इसमें बैटरी करंट फ्लो करवाते हैं तो प्रैक्टिकली देखा गया है ये बिहेव करने लगता है एज ए मैग्नेट, ये बिहेव करने लगता है एज ए मैग्नेट। इसके एक एंड पर यदि आप यहां से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन, यदि करंट फ्लो कर रहा है तो दिखेगा क्लॉकवाइज, दूसरे एंड से देखोगे तो दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहे तो ट्यूब है, उसके ऊपर कॉइल है, और यदि आप ऐसा रोटेट कर रहे हैं जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, इसको आप देखो तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है क्या? ओके। यदि मैं ऐसा ही रोटेट करता हूँ और ये वाला एंड दिखा दूं, देखो अब भी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। तो जिस साइड से हम देखते हैं, एक साइड से देखिए क्लॉकवाइज और एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उस साइड एक्चुअली में बच्चों बनता है नॉर्थ पोल, और जिस साइड से हमको क्लॉकवाइज दिखाई देता है ना वो बनता है साउथ पोल। और यदि हम इसको थ्रेड से, धागे से बांध के लटका दें तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा ये रोटेट होकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, जैसा मैग्नेट करता है। मतलब ये मैग्नेट बन गया, और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है इनसाइड में, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 L × I। यहाँ पर N होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इस सोलेनोइड की लेंथ L है और इसमें टोटल टर्न्स कैपिटल N है, फुल लेंथ L, उसमें टोटल टर्न्स है N, तो यूनिट लेंथ भी कितने होंगे? N/L। इसको अपन स्मॉल n से डिनोट करते हैं। यहाँ स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर मैं इसी को ऐसा लिख दूं कैपिटल N/L। N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और L का मतलब लेंथ, और μ0 तो जो है वो आप निकाल सकते हो, μ0/4π होता है 10 to the power -7। इसका मतलब μ0 = क्या हो जाएगा? 4π × 10 to the power -7। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। रहा सवाल मैग्नेटिक मोमेंट का, तो वो तो सेम रहता है। रहा सवाल मैग्नेटिक मोमेंट का तो वो सेम रहता है N × I × K।
ये फॉर्मूले होते हैं जो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अपन करेंगे, उसमें आपको देखने मिलेगा। मैं पूरा ड्राइव करूंगा और आपको डिटेल में काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक आध क्वेश्चन होता है ऐसा जो मैग्नेटिज्म में आ जाता है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। तो सॉल्यूशन हमको सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 2000 और क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है 1.6 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर और करंट बच्चों बोला गया 4 एम्पियर। It is suspended through its center such that it is free to turn in a horizontal plane. Find the magnetic moment associated with the solenoid. Magnetic moment find करना है। तो magnetic moment definitely N into I into A. N बोलो 2000, I बोलो 4, A बोलो 1.6 into 10 to the power minus 4. तो इसको सॉल्व करते हैं तो कैपिटल N इज इक्वल टू, यहां से ये पॉइंट हटेगा, ये 0 हट जाएगा, 200 मतलब 4 into 2 8 into 16 into 10 to the power minus 2. Four into 2 8, 8 into 16 into 10 to the power minus 2 कितना होता है बच्चों? into 10 power minus 2 1.28। वाह, ये तो टैक्सिस ने सही किया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर टाइपिस्ट भैया का 1 वाला बटन सही दब गया और इसलिए आंसर भी मैच कर गया। अब रहा सवाल, ये अपन ने फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया है और सेकंड क्या क्या पूछना है? वो सेकंड बोलते हैं व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द, अभी तो सोलेनोइड मैग्नेट के समान बिहेव करने लग गया ना। और मैग्नेट को यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करते हैं या फ्रीली सस्पेंड करते हैं और फिर रोटेट करते हैं, उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, ये आपको फॉर्मूला पता है मैग्नेट के लिए, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अब व्हाट आर द फोर्स, फोर्स तो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनोइड या फिर यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड H हमको गिवन है 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis. देखो फोर्स तो भैया 0 रहेगा, फोर्स नहीं लगेगा, एक एंड पर जितना फोर्स लगेगा, मैंने आपको बताया था मैग्नेट को आप रखकर रोटेट करोगे तो एक एंड पर जितना फोर्स लगता है दूसरे एंड पर सेम फोर्स लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए नेट फोर्स तो 0 होगा, फोर्स तो नहीं लगेगा। टॉर्क जरूर लगेगा बच्चों, टाउ m into h into sin थीटा, क्योंकि सोलेनोइड अपन सोचे ही क्यों, अपन उसको मैग्नेट समझ लो ना, मैग्नेट तो बन ही गया ना। आप इमेजिन कर लो कि ये सोलेनोइड पे करंट चला के उसका मैग्नेट बन गया, एक साइड m एक साइड s, मैग्नेटिक फील्ड आप रोटेट कर रहे, टॉर्क लगेगा। अब ये टॉर्क टाउ, तो m हमने निकाल लिया है 1.28, h हमको क्वेश्चन में गिवन है 7.5 into 10 to the power minus 2 और थीटा शायद 30 बोला है, फील्ड से कितना रोटेट कर रहा है वो 30 डिग्री।
है ना। जो एक्सिस एंगल बन रहा है, ये जैसे मैग्नेट है सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे ऐसा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, जो मैग्नेट का बनता है। sin 30 1/2 होता है बच्चों। तो टाउ इज इक्वल टू 1.28 into 7.5 by 2 into 10 to the power minus 2। टॉर्क यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, इसलिए। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपका आंसर टॉर्क के लिए आना चाहिए 4.8 into 10 to the power minus 2 न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा, मैंने तो चेक कर लिया है, यहाँ पर 4.8 into 10 to the power minus 2 आ रहा है, और यही आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों मुझे थोड़ा सा बोर्ड पर जगह की जरूरत पड़ेगी, और बोर्ड अब बचा नहीं है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, जरा सा मैं साइड में हट जाता हूँ। हाँ, अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इन एन आयरन बार 5 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter, the magnetic moment of an atom is given। समझे, ये बार मैग्नेट है भैया, 5 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ये है 1.8 into 10 to the power minus 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो अंदर टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स रहते हैं ना, बहुत सारे अरेंज रहते हैं, उसमें से एक का मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमको बोला व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इन द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, कैपिटल एन। Second, what torque will have to be applied to keep this bar perpendicular to torque tau for 90 degree। If the magnetic field 15,000 Gauss and density of iron 7.8 gram per centimeter cube, वो गेट टू नंबर जो है वो गिवन है, और 1 गॉस कन्वर्शन गिवन है, तो अपन को पता है। तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना। मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब है कि जो अंदर टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स है वो पूरे अलाइन हो गए हैं, सब पूरे एडजस्ट हो गए। तो हमको इसका मतलब ये फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल कितने एटम्स हैं। फिर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो जब पूरा मैग्नेटिक सैचुरेशन रहेगा तो पूरे अलाइन हो जाएंगे ना, सब जम जाएंगे, ऐसे ये सब जम जाएंगे। तो टोटल के लिए क्या करोगे, सबका समेशन कर दोगे। तो हमको वो पता करना पड़ेगा। डेंसिटी हमको बच्चों गिवन है, और एटॉमिक वेट भी गिवन है। एटॉमिक मास में वही देख रहा था कि एटॉमिक मास गिवन है कि नहीं गिवन है। 56 गिवन है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 56 ग्राम्स पर मोल होता है, यूनिट होती ग्राम्स पर मोल। मतलब एक काम करें अपन, ये जो अपने को
बार मैग्नेट है उसका मास पता कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। where density is equal to mass upon volume, mass is equal to density into volume। डेंसिटी कितनी है इसकी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम कितना बताया बच्चों 5/1/1 5 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर मींस 5 सेंटीमीटर क्यूब। 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर 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 वॉल्यूम ना तो कैंसिल हो गए। मतलब हमारे जो मैग्नेट है हमको जो मैग्नेट मिला है मैग्नेट बाबा बोलते हैं क्या तो उसका हमने क्या निकाल लिया मास निकाल लिया 7.8 into 5। तो अब हमको ये पता है कि एटॉमिक मास इसका पता है कितना 56 ग्राम्स पर मोल। मेरे ख्याल से यही दिया ना 56 ग्राम्स पर मोल। हाँ 56। तो यदि ये 56 ग्राम का होता तो 1 मोल का कहलाता मैग्नेट बार मैग्नेट 56 ग्राम का होगा तो 1 मोल का बोल देते अपन। लेकिन इसका तो मास कितना है 7.8 into 5 ग्राम है मतलब ये कितने मोल का होगा सिंस एंड देयरफॉर कर रहा हूं मैं तो 7.8 into 5 डिवाइडेड बाय 56 कितना मोल हो जाएगा ये तो। इसका मतलब हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों ये मोल में आ गया मोल में आ गया तो ये कितना होता है 7.8 into 5/56। ये बच्चों होता है 0.7 ये होता है 0.7 अप्रोक्सीमेटली 0.69 कुछ आ रहा है अपन 0.7 ले सकते हैं इतना मोल का हुआ। अब यदि हम लोग 1 मोल में बात करें तो कितने एटम्स होते हैं यार मैंने गलती कर दी यार 0.69 बहुत अच्छा था यार लिख रहने दो यार मत बिगड़ा। ये 0.69 जो था ना ये आ रहा था यही बहुत अच्छा था क्योंकि 1 मोल जो है उसमें कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 23 10 to the power 23 एटम इतने होते हैं भैया 1 मोल में। हमारा जो मैग्नेट है वो कितने मोल का है 0.69 मोल का। तो इसमें कितने एटम होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.69 into 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स कितने होंगे कितने एटम्स अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट में कितने एटम्स हैं और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। फिर हमको मालूम 1 एटम इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में गिवन है 1.8 into 10 to the power -23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1 एटम का इतना होता है। हमारे पास ये जो आ रहा है इसकी वैल्यू सपोज x है तो इसका मतलब x एटम इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तो x into 1.8 into 10 to the power -23 ये होगा बच्चों आंसर x into और x की वैल्यू कितनी होगी ये देख लीजिएगा 0.69 into 6.02 0.69 into 6.02 is equal to होता है 4.15
ये हो जाएगा बच्चों 4.15 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने एटम्स थे इसका मतलब, और यहाँ पर लिया जाएगा तो 4.15 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -23। ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 4.15 इंटू 1.8। आप ऐसा नहीं करेंगे कैलकुलेटर से, आप सेल्फ करेंगे सब लोग, उसी से आपकी मार्क्स की आएगी 7.47 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आंसर क्या है, बिल्कुल यही है, यही है। इसके बाद बच्चों टॉर्क बताना है तुमको। तो कभी भी ये तो मैग्नेट है ना, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे इतना टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, उसमें से टाउ एम हो गया 7.47, यहाँ पर 7.54। अब देख लीजिए ये थोड़ा सा बी हमको क्वेश्चन में गिवन है 15,000 गॉस, हमने इसको एम्पियर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया एसआई सिस्टम में, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी एसआई सिस्टम में करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। तो इसको अपन को 10 टू द पावर -4 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन, क्या था यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर में होती है, टेस्ला भी होती है। 1.5 हो जाएगा बच्चों, ये मतलब इसको b मतलब 1.5 और इंटू साइन 91 होता है, तो बस टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7.47 इंटू 1.5, तो अप्रोक्सीमेटली 11.3 आ रहा होगा, इतना आना चाहिए। यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, और ये होगा बच्चों आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज इस वीडियो में तो मेरे ख्याल से बच्चों यहीं तक होगा।